दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके पहले हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या हमारे प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बुक नहीं पढ़ते हैं, तो उनके जो नंबर हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत कम आते हैं। इसीलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर आप बुक पढ़ेंगे ना तो आप समझ लीजिए आपको इतना समझ में आएगा, आपको लगेगा कि यार मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ेंगे तो देखना बाद में कि कितना समझ में आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ बुक आप ज़रूर पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? तो हम यहाँ पर बेकिंग सोडा का विलयन सुझाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो अत्यधिक भोजन के कारण अम्ल यहाँ पर निकलता है उसे हम कम करने के लिए, अम्ल को कम करने के लिए क्षार मिलाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो क्षारक होता है वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है और जो अम्ल होता है वो क्षारक के, इसलिए अगर हम क्षारक खा लेंगे तो वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देगा और उदासीन बना देगा और हमें राहत मिल जाएगी। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? तो उपचार बताते समय हम यही गुणधर्म का ध्यान रखेंगे कि वह पदार्थ क्षारकीय होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्षारक होता है वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो इसका आंसर हो गया। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। जी हाँ, हमने इसी जानकारी का प्रयोग किया। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। तो बिना स्वाद चखे हम लिटमस पेपर से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी यानी टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है? हाँ बिल्कुल ध्यान दिया है। वो जो हल्दी होती है वो एक सूचक का काम कर देती है। मतलब जब हम उसमें क्षारकीय प्राकृतिक वाला साबुन डालते हैं, जो साबुन आपका होता है वो क्षारकीय प्राकृतिक का होता है, तो उसका जो है रंग भूरा लाल हो जाता है पीले रंग से, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही रंग धारण वो कर लेती है। लेकिन कपड़े की अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाफिथलीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अम्ल एवं क्षारक के बिना स्वाद चखे कैसे जांच करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हम लिटमस पेपर से करेंगे। उसमें लिटमस पेपर जाएंगे, अगर वो क्षारक होगा तो वो नीला हो जाएगा, अगर अम्ल होगा तो वो लाल हो जाएगा। ऊपर अभी आप पढ़ें। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारकीय, तब वह बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि लिटमस पेपर का ओरिजिनल रंग कौन सा होता है, तो वो बैंगनी रंग होता है जब उसमें क्षारक या अम्ल नहीं मिला होता। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, ये तो हम जानते ही नहीं होंगे, एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक तथा कभी कभी केवल सूचक कहते हैं और गंधीय सूचक भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप हल करिए। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक आश्रित जल एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में यहाँ पर क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की जांच कैसे करेंगे? देखिए हमें लाल लिटमस पेपर दे दिया गया है। अब अगर हम उदासीन में डाल देंगे तो वह उस ओरिजिनल रंग में आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम उसको क्षारक में डालेंगे तो नीले रंग में आ जाएगा। तो इससे हम जाँच कर लेंगे। तो आप इतना ज्ञानी है ही हैं, इतने महान हैं आप।
अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, देखिए प्रयोगशाला में क्या होता है, अम्ल एवं क्षारक की गुणधर्म समझते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो आप तेजाब बोलते हैं ना, वही सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में डाला जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH यानी विनेगर जिसको सिरका बोला जाता है, आप खाते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के नमूने एकत्र कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद का वाच ग्लास में रखिए एवं सारणी के अनुसार निम्नलिखित सूचक की जांच कीजिए। इस सूचक से हमें जांच करना है। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनाफिथलीन, मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा ये सारणी हम आगे चल के आपको भर के बता देंगे। देखिए जब विलयन होता है यहाँ पर दिया गया है लाल लिटमस विलयन दिया गया है, यहाँ पर नीला लिटमस दिया गया है, फिनाफिथलीन, अलग अलग डालकर देखना कि कौन सा कलर किस में होता है। तो आप देख लेना प्रयोग करके अगर आपके पास अवेलेबल है कुछ सामान। वैसे तो स्कूल अवेलेबल करते नहीं, यहाँ पर पैसे फीस लेते हैं ना, तो खेल करवाते हैं, खेल के भी पैसे लेते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होता है कमेंट कीजिए, इसकी बातें आगे तक पहुँचाइए, स्कूलों के थोड़ा खिलाफ भी बोलिए, क्योंकि वो स्कूल हमारे हैं लेकिन हमें देखिए हमसे पैसे भी कहीं ना कहीं वो लूटते हैं। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। गंधी का मतलब होता है ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आइए इसमें से कुछ सूचकों की जांच करें। हम कुछ सूचकों की जांच करते हैं। पहला, बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कस कर बांध दीजिए तथा दूसरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जाँच के लिए किया जा सकता है। यानी वो एक प्रकार से प्याज जो होती है ना, अम्ल में आने के बाद थोड़ा बदबू देने लगती है, सड़ जाती है। इनमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। उन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें डालिए एवं दूसरे पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कुछ बूंदें डालिए। दोनों टुकड़ों का जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। आपने प्रेक्षणों को लिखिए, ठीक है, अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इसकी गंध की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक विलयन एवं दूसरी में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वैनिला एक्सेस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जाँच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लौंग के तेल यानी क्लूव ऑयल, ठीक है, लौंग के तेल को क्या बोलते हैं, क्लूव ऑयल, की गंध में आए परिवर्तन की जांच करके अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। अब देखिए आपके प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधी यानी ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्याज को हम कर सकते हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। ये इसमें क्या है ना, क्रियाकलाप ज़्यादा दिया रहता है। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। NCERT की यही खासियत, लेकिन स्कूलों में तो कराते नहीं, पैसे बस लेते हैं अनाप शनाप फीस, ये तो है। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए अम्ल जो हैं चित्र 2.1 के अनुसार, यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है ये 2.1, ठीक है, ये वाला चित्र। इसमें क्या दिया गया है देखिए, एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और इनमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। मतलब कि किसी भी एक हमें पात्र लेना है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है और फिर उसमें जिंक के टुकड़े भी डाल देना है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो क्या होगा, दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन गैस एक प्रकार से निकलेगी, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या परीक्षण करेंगे, कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। वैसे ही सेम होगा, प्रत्येक स्थिति में आपको परीक्षण समान है या भिन्न। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर कोई हम मान लीजिए पात्र ले लिए, ठीक है, एक गिलास ले सकते हैं आप या कुछ भी कांच का चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, ये ले लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हम किए, ठीक है, हम यहाँ पर आपको बताते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर निकलते हैं, तो बाद में है, ठीक है।
परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी भर दिए, तेजाब यहाँ पर डाल दिए इतने में, ठीक है, H2SO4 डाल दिए और यहाँ पर दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब आपको जिंक कहाँ मिलेगी, जो सेल होता है ना उसमें जो परत चढ़ी होती है, आप देखेंगे जो यहाँ पर एवर रेडी का सेल आता है, ये सब में परत चढ़ी होती है ऊपर टार्च वाले सेल, तो उसमें जिंक का होता है, तो उसमें से आप निकाल सकते हैं जिंक और बैटरी से निकाल सकते हैं H2SO4। हाँ, बैटरी में थोड़ा पेवर नहीं होता लेकिन उसमें पानी मिला होता है, लेकिन हाँ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ पर हमें मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को ये विस्थापित कर देता है। मैं यहाँ पर थोड़ा अभिक्रिया आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जिंक की अभिक्रिया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या बोला, जिंक डाले हुए हैं और H2SO4 डाले हुए हैं, क्या डाले हैं, H2SO4। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, यानी जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अभिक्रिया होती है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है, तो वही हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में यहाँ पर निकलती है और यहाँ से हम इसको एकत्रित कर लेते हैं और सीधा इसको एक मतलब यहाँ से ले आते हैं पाइप के द्वारा, कोई भी पाइप लगा सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा लगा सकते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ पानी में डुबा देंगे, ठीक है, साबुन के विलयन में, और यहाँ पर देख सकते हैं ये गैस का बुलबुले निकलने लगे, हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले यहाँ पर निकल रहे हैं। मोमबत्ती लाए तो ये किसमें फट फट की आवाज़ के साथ जलती है, फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। तो इस तरह इसको आप प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एवं यौगिक बनता है, जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, हाँ, अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, तो आप आसानी से अम्ल और लवण को पहचान कर लेंगे, जिसमें H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन होता है वो अम्ल होता है, और यहाँ पर धातु कोई भी मैग्नीशियम हो गई, यहाँ पर सोडियम हो गई, ये सब धातुएँ हो गई, मतलब बहुत सारी हैं। तो धातुओं से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब अगर देखिए वही सेम है, जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, वैसे सेम बनाता है, ठीक है। तो अब चलिए इसको आप याद कर लीजिए। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनका समीकरण हम यहाँ पर अम्ल ले लेंगे, जो अम्ल है H2SO4 ले लिए, यहाँ पर धातु जिंक ले लिए, यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा, यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा, लवण हो गया, और H2 यानी गैस निकलने लगेगी बुलबुले उसके। तो एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, एक परख नली में हम जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े डाल लिए, ठीक है। कल्पना कीजिए उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रॉक्साइड का घोल मिला दीजिए, उसे गर्म कीजिए, तत्पश्चात क्रियाकलाप के अनुसार दोहराइए। देखिए यहाँ पर क्या बता है, इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम जिंक हाइड्रॉक्साइड ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर जिंक के उसमें टुकड़े मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर सोडियम जिंकेट बना लेगा, ठीक है, सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2, ठीक है, ये बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, मतलब सेम वही अभिक्रिया हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। चलिए यहाँ पर नीचे देख लेते हैं ये क्रियाकलाप। 2 परख नली लीजिए, ए एवं बी से नामांकित कीजिए। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 लीजिए, या आप सोडियम कार्बोनेट की जगह हम पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, एक सेम अभिक्रिया होगी, लीजिए। एवं परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaSCO3 लीजिए। दोनों परख नली में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया, यानी प्रेक्षण। चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षण को अभिलिखित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है। Na2CO3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर HCl, यानी जब Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पर अम्ल से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का क्षारक है, जिसमें CO3 होता है वो क्षारक होता है, ठीक है। और यहाँ पर जिसमें H+ आयन होते हैं यानी HCl है, देखिए तो H है इसमें, तो ये अम्ल हो गया। इसी तरह यानी HCO3 ये भी क्षारक है, देख सकते हैं CO3 इसमें भी है, और यहाँ पर HCl से अभिक्रिया की सेम अभिक्रिया होगी, NaCl बना लिया यानी लवण बना लिया, जल बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो आप बोल सकते हैं जब अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो उसमें लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस तरह आप लिख लेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं।
उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं। यानी चूना का पानी क्या होता है, आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पिछले अध्याय में पढ़े हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और यहाँ पर H2O बना लिया। आप अगर आपसे बोल दिया जाए कि उत्पादित यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैसे बनाएंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करती है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल हो गया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में इसमें प्रवाहित किया गया, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार तो यहाँ पर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की गई तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, मतलब अधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन, ठीक है, इसको बोला जाता है चूना पत्थर को लाइम स्टोन, खड़िया यानी चाक एवं संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या पर रूप बताए, तो चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, ठीक है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ देखिए सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार को से व्यक्त किया जा सकता है, तो इस तरह व्यक्त किया जा सकता है, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या कोई भी अभिक्रिया किया जब अम्ल से, तो यहाँ पर लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनेगा। तो इस तरह आप इसको लिख लीजिए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ से वीडियो लंबी हो जाती है तो बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो अगली वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं, हाईलाइट यहाँ पर कर देते हैं। अगली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते जा रहे हैं, प्लेलिस्ट आप प्लीज़ चेक कीजिए, वहाँ पर सभी क्वेश्चन के आपको हल मिल जाएंगे। चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर दिए, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रियाएं, सब ये हम पढ़ चुके हैं। तो जाइए देखिए, आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी वहाँ पर। मैं नोट्स भी बनवा रहा हूँ, वहाँ पर लिख कर आपको समझा रहा हूँ, पूरे अभिक्रिया के परिभाषा भी बना रहा हूँ। तो जाइए देखिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।